हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मद्रास। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मॉर्निंग शिफ्ट के प्री बोर्ड एसएसटी के पेपर को। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आप सभी हमारे साथ अपने पेपर को मिला लीजिए कि आपकी कितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए करते हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को, यानी कि जो आपका खंड ए यानी कि सेक्शन ए है, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया था। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था कि एक साझी नस्लीय जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है क्या कहलाता है। आपने आपको दिया गया था, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया था आपको। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका, इसमें से ऑप्शन ए, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, निर्जाति समूह। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बाज छाप कवच, यानी कि जो कुछ आपके सिंबल दिए गए थे, आपको बताना था ये सिंबल किसका, यानी कि प्रतीक दिए गए थे। तो ये बाज छाप जो कवच है, ये किसका प्रतीक प्रतीक थी। तो ऑप्शन 4 दे रखा था, बहादुरी दे रखा था, आज़ादी, जनमत साम्राज्य की प्रतीक शक्ति और मुकाबले की तैयारी। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। क्वेश्चन थर्ड चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थर्ड आपका मिलान पर आधारित था। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको बहुत सही तरीके से किया था, क्योंकि हमने पहले ही बताया था आपको कि इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन ए बी को दिया हुआ है, आपको इसमें क्या है, मिलान करना है। तो इसमें आपसे पूछा था इसमें कौन सा सही मिलान है। तो इसमें जो मिलान सही हो आपका ऑप्शन ए सही है कि उगते हुए सूर्य की जो किरणें हैं, ये क्या है, नए युग की सूत्रपात है। यानी कि जो ऑप्शन ए दे रखा है, ये आपका सही मिलान था। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं कि यंग यूरोप नामक जो गुप्त संगठन है, इसकी जो स्थापना किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो पूरा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जूसेपे मैस्सिनी। यानी कि जो यंग यूरोप नामक जो गुप्त संगठन था, इसकी जो स्थापना था जूसेपे मैस्सिनी ने किया था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 आपसे पूछ रहा है कि वियना कांग्रेस की जो मेज़बानी है किसने की थी। तो इस पाँचवें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है, यानी कि ड्यूक मैटरनिक जो था, ये वियना जो कांग्रेस हुई थी, इसकी मेज़बानी किया था। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा कि किस वर्ष श्रीलंका में सिंगली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो हमने भी जो भी वीडियो आपके लिए बनाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप करें, जिससे कि आपके मिड टर्म के जो पेपर हैं, इसकी भी तैयारी सही प्रकार से हो सके, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन है हमारी वीडियो से इसमें पूछे गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 दे रखा है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1996। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि आपसे पूछा गया है कि बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है। यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी कराया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्यारे बच्चों ने इसको सही करके आए होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रुसेल्स। आपको बताया गया था बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है, और साथ ही साथ आपको यूरोपीय संघ की भी राजधानी बताई गई थी। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जाति समूह है श्रीलंका का हिस्सा नहीं है। यानी कि इसमें से जो दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा जाति समूह था जो श्रीलंका का हिस्सा नहीं था। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको नहीं शब्द मिलता है, उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है, जिससे कि आप क्वेश्चन देते समय आपको ये ध्यान देना है कि आपसे नहीं पूछा है। कभी कभी एक बच्चे ऑप्शन में देख लिया, आपने उसी को सही कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन राइट आंसर क्या होता है। कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो फ्लेमिश था, ये क्या है, श्रीलंका के जो जाति समूह का हिस्सा नहीं था। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है। मैंने कल की वीडियो जो बनाई थी आप लोगों के लिए, तो हमने बताया था कि 7 आकर संघ बनाने में जो राज्य थे, और जो 7 लेकर संघ बनाने में भी कुछ राज्य दिया गया था। तो जिन बच्चों ने वीडियो को देखा होगा, हमारे वीडियो को, तो उन्होंने क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से किया होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 7 आकर संघ बनाने का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सारे और भी थे, संयुक्त राज्य अमेरिका भी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि भारत में संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को? तो आपको बताया गया था कि संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है केंद्र सरकार, यानी कि संघ सरकार भी कह सकते हैं। तो राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, और समवर्ती सूची होती है जिस पे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का। तो इस हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार को संघीय सरकार भी हम कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार किन देशों को निम्न आय वाला देश माना जाता है? तो यहाँ पर आपका क्या, विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है, विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार पूछ रहा है कि किन देशों को क्या है, निम्न आय वाला देश माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर 2500 प्रति वर्ष या उससे कम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर कि साक्षरता दर किसी देश की रिक्त स्थान और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से करवाया था कि, और आपकी सपोर्टिंग मटेरियल में भी इसको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 7 वर्ष। आपको इसमें क्या फिल करना है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, कि आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई थी, यानी किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि UNDP के द्वारा क्या है, मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। सारे जो क्वेश्चन है हमारे वीडियो से पूछी गई है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो फंसे हैं, तो आप सभी चैनल पर बने रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 की निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो आपको बताया भी गया था कि एक दो क्वेश्चन आपको प्राथमिक क्षेत्र से मिल जाएंगे देखने के लिए। तो ऑप्शन में दे रखा है कि परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, कृषि। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है यानी कि 14 है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषि, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पूछा आपसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है कि हिमानी एक अध्यापिका है, तो बताइए ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है? यानी कि अध्यापिका है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इस हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो 15 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तृतीयक क्षेत्रक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप केवल आंसर ही आप चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित में से किस वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हमारी वीडियो में ज़रूर कराया गया था। तो लगभग सारे क्वेश्चन करीब करीब इसमें से आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 यानी 16 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशु मृत्यु दर, यानी कि इसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो आपसे कह रहा है इसमें कि निम्न नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए एवं बताइए कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है। तो आपने इसको, इस चार्ट को बड़े अच्छे तरीके से देखा और समझा होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है यानी कि 17 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि देश 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट तैयार करने में इनमें से किस मापदंड का प्रयोग करती है? यानी कि जो विश्व बैंक है, विश्व विकास जो रिपोर्ट तैयार करती है, इनमें से किस मापदंड का यूज करती है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय।
चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि झूम कृषि को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो खेती की एक प्रक्रिया है झूम की खेती या झूम कृषि, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो इसको ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, आपसे यही पूछा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने भी इस क्वेश्चन को भी बड़े अच्छे तरीके से किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोका। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो आप सभी ने इस चैप्टर को बड़ा अच्छी तरीके से पढ़ा है, आपकी ये ज्योग्राफी की चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन था ये। तो आप सबको मालूम है कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में ये सम्मेलन हुआ था, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को बताया गया था कि ज्वारी जो ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुनः पूर्ति योग्य। और एक बात ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि आप इस चैप्टर में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए और इसके एग्जाम्पल को तैयार करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। मैंने आपको कितनी बार कहा था कि जहाँ पर नहीं शब्द आता है उसको आप एक अंडरलाइन कर लीजिए या राउंड कर लीजिए, कि जिससे आपको पता रहे कि हमको किस चीज़ का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल। क्योंकि चावल के अलावा जो सारे चीज़ है वो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल का उदाहरण है। आपसे रोपड़ फसल के बारे में पूछा है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन दे रखा है कि ए चावल, बी गेहूँ, सी गन्ना और डी बाजरा। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गन्ना, क्योंकि आपका रोपड़ फसल का उदाहरण पूछा आपसे। क्वेश्चन 24 आपको दे रखा है कि मूंगफली एक की, यानी कि ये मूंगफली कौन सी फसल है, खरीफ की है या रबी की या जायद की। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो मूंगफली है ये एक प्रकार की कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए, खरीफ। तो प्यारे बच्चों आपको ये जरूर बताया गया था कि आपको इस तरह के कुछ चित्र देखने को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं कि खंड बी में देखते हैं, सेक्शन बी पार्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहा है, दिया हुआ है कि नीचे दिए गए जो चित्र को पहचान कर आपको क्या है सही विकल्प का चयन करना है। यानी कि जो जो चित्र दिया गया है, हालांकि ये चित्र तो उतना क्लियर है नहीं बच्चों, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसका आंसर देना ही पड़ेगा। तो इस चित्र को आपको देखना है और इसी के आधार पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन को उसका विकल्प आपको चूज करना है था। तो क्वेश्चन में जो 25 दे रखा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि इस चित्र किसका है, मारियाना का है। तो आप इसे उम्मीद करते हैं किए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों जो बच्चे दृष्टिबाधित वाले बच्चे होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 की फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई थी। तो जो दृष्टिबाधित बच्चे थे इनको जरूर किए होंगे। तो इसका जो फ्रैंकफर्ट जो संसद थी ये 1848 में बुलाई गई थी, यानी 26 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन, जो 27 क्वेश्चन आपका दे रखा था। तो 27 क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इससे पूछा जा रहा है कि 27 है, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि कथन और जो कारण है इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। कि नीचे दिए गए जो प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए रहते हैं, एक संकल्पना, दूसरा जो उसका कारण होता है। तो इन कथनों को आपको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। जैसे ये संकल्पना, यानी कि कथन दे रखा है कि जालवेराइन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। कारण दे रखा है कि जालवेराइन एक शुल्क संघ था जिसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर 30 से अधिक मुद्राओं की संख्या को घटाकर 2 कर दी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन था। तो इस 27 जो क्वेश्चन है इसको राइट आंसर होगा, इसको देखेंगे। तो बच्चों 27 क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन ए सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये भी किया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इंग्लैंड में स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1707 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि
निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश का लक्षण है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको दिया हुआ है कि कौन सा क्या है कि विकसित देश का लक्षण है। आप तो देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि उच्च प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जिससे देश की उच्च प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है कि ठीक हो सही है, प्राकथन और कारण दे रखा है, तो इसी के आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कथन को देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में अधिकतर इलाज मुफ्त में होता है। कारण दे रखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जन कल्याण करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका था क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ये है, इसको आप देखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सुमित एक रसोइया का कार्य करता है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करता है। यानी कि जो सुमित एक रसोइया में काम करता है और ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32 कि वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि मुकेश को सवेतन अवकाश प्राप्त नहीं होता है, बताइए वह किस क्षेत्र में काम करता है। तो जिन बच्चों ने ये हमारी इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी वो बच्चे इस क्वेश्चन को सही किए होंगे, क्योंकि इसमें बताया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि मुकेश को सवेतन अवकाश प्राप्त नहीं होता है, बताइए वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र होता है उसको क्या है, सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी, असंगठित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गलत मिलान की पहचान करना है, यानी कि इसमें जो आपको जो गलत मिलान है उसको आपको क्या पहचान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो जो निजी क्षेत्रक है, जो निजी क्षेत्रक है इसके अंतर्गत क्या है, यानी कि जो सारे हैं वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एयरटेल भी आएगा, रिलायंस भी, टाटा पावर भी, और जो आपका जो भारतीय रेलवे ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संसाधनों का धारणीयता का लक्ष्य क्या है, यानी संसाधनों की जो धारणीयता का लक्ष्य क्या है। तो आपको इसको क्रम से लगाना है कि कौन कौन सा सही होगा इसमें। पहला देखा कि वर्तमान में संसाधनों का उपयुक्त उपयोग, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना, संसाधनों का अति उपयोग। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि पहला और दूसरा है, यानी कि पहला और दूसरा है। 35 का आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, यानी कि क्वेश्चन में जो 36 रखा है कि जन्म के समय संभावित आयु क्या दर्शाती है, यानी कि जन्म के जो समय जो संभावित आयु होती है वो क्या दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की जो है संभावना है। क्वेश्चन नंबर 36 का ए है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के तहत कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें दे रखा कि 3 दे रखा है, इसमें बताना है कौन कौन सा सही है। केंद्र सरकार में सिंगली व तमिल भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई, बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, और तीसरा कि विश्वविद्यालय एवं सरकारी नौकरियों में सिंगली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी गई है। तो आप सभी को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 37 में कौन कौन से सही होंगे। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा आपसे कि निम्नलिखित में से जो है फिर वही प्राकथन दे दिया कि एक संकल्पना, दूसरा क्या उसका कारण है, आपको पढ़ना है।
तो संकल्पना यानी कथन को हम देखते हैं कि बेल्जियम ने विभिन्न सामाजिक समूहों को सत्ता में साझेदारी प्रदान की। इसका कारण देखा कि बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देखते हैं क्या सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, यानी कि जो कथन और कारण दोनों सही था और जो जो कारण है वो संकल्पना की व्याख्या करता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 आपसे कर रहा है कि श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई, यानी कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति कब हुई। तो 4 ऑप्शन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 2009 में, यानी कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध चल रहा था ये 2009 में समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है कि गलत जोड़े की पहचान करना है, इसमें आपको बताना है कि कौन से जोड़े गलत हैं, उसकी आपको क्या पहचान करना है। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो गलत जोड़ा है ये क्या है, ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि जो संघ सूची का विषय इसमें जो दे रखा है व्यापार, ये व्यापार संघ सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। बाकी सारे जो मिलान सही है, तो आपको गलत पूछा था इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 की तरफ। तो आपसे पूछा गया सोमेश्वर द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, यानी कि ये भी आपके भूगोल के चैप्टर फर्स्ट की क्वेश्चन से दिया गया था। तो आपने अगर आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल है तो ये क्वेश्चन उसमें दे रखा है। तो क्वेश्चन में जो 41 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ये इस, यानी कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी कि जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है ये सोमेश्वर के द्वारा रचित पुस्तक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में जो आपका 42 है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान करना है, यानी कि जो दिया गया है इसको बताना है, इसी के आधार पर पहचान करना है। पहली विशेषता दे रखा है कि इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के कण विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। यह मृदा गन्ने, चावल, गेहूं आदि के लिए उपयुक्त है। तो अब आपको क्या है, इन दोनों के आधार पर आपको बताना है कि 42 का क्वेश्चन आंसर यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जलोढ़ मृदा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का एक उदाहरण है, यानी आपसे जैव संसाधन के बारे में पूछ रहा है कि जैव संसाधन का उदाहरण कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन डी, यानी कि मनुष्य, बाकी सारे अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, यानी क्या कहलाता है। यानी कि जो आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको कोई परिभाषा दे देगा, आपसे पूछेगा ये किसके बारे में है, यानी किसकी परिभाषा है। तो आपको बच्चों इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवीकरणीय। चलते क्वेश्चन नंबर 45 की तरह। निम्नलिखित में से कौन सा भू निम्नीकरण का कारण नहीं है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बार बार कह रहे हैं कि जहाँ पर नहीं शब्द आता है उसको आप अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन को करने में बड़ी आसानी होती है। क्योंकि आपसे पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं है भू निम्नीकरण का। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, क्योंकि जो भूगोल का चैप्टर फर्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि हर एग्जाम की दृष्टिकोण से ये चैप्टर महत्वपूर्ण था। तो ये क्या है, भू निम्नीकरण का जो कारण नहीं था ये रक्षक मेखला था। मैंने आपको बताया था कि रक्षक मेखला होता क्या है, कि जब किसी एक ही चीज़ में पेड़ को लगा दिया जाता है इस तरह से, तो ये क्या है, रक्षक मेखला होती है, जिसे हवा को ये कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद की एक फसल है। मैंने आपको बार बार कहता रह गया कि जो ये ऋतुएं की जो फसलें होती हैं, यानी कि रबी, खरीफ, जायद, इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि इसकी परिभाषा पूछ सकता है या तो इनके एग्जाम्पल पूछ सकता है कि रबी की फसल कौन कौन सी है, खरीफ की है, जायद की है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उसका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त भी। आप सभी जानते हैं कि जायद जो फसल होती है इसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब सारे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि नीचे दिए गए जो प्रश्न दिया गया इसमें भी वही प्राकथन या एक संकल्पना है और दूसरा कारण है। तो चलिए देखते हैं। संकल्पना को जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा देर का कारण क्या है कि नॉयलॉन की जो कीमत कम होने के कारण जूट की मांग बाजार में घट गई है। तो इस आधार पे आपको 47 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी से जगह, यानी कि संकल्पना
संकल्पना एवं कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि ये भी कथन सही है और ये भी सही है, लेकिन जो एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको बार बार कहा जा रहा है, आपको जिस प्रकार की वर्कशीट आ रही है, यानी कि जो असेसमेंट वर्कशीट आ रही है, आप उस वर्कशीट को जरूर देखें। जब भी समय मिले आप क्वेश्चन करें या ना करें, लेकिन उस असेसमेंट वर्कशीट को जरूर करें। इससे आपको क्या होता है कि सारे टाइप के जो क्वेश्चन है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट अगर वर्कशीट भेजती है तो आपको क्वेश्चन भी शायद उसी में से पूछती है। तो प्यारे बच्चों, एक बार जरूर देखें आप। तो ये आपके अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ यानी स्रोत आधारित जो क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करती है आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा होगा, इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। तो सीधे हम क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। पैराग्राफ आप पढ़ लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, देखो ये भी क्वेश्चन कितना आसान है। बार बार इसके कहा गया था कि मैटरनिक तो जो था उसने कहा था कि किसी देश के लिए कहा था कि जब वह छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। मतलब यार इसके ये बहुत ही फेमस कथन था कि वो फ्रांस के बारे में कहा था कि फ्रांस जब भी छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या सर्दी जुकाम होता है। यानी कि फ्रांस में जब भी कोई घटनाएं घटती है तो उसका पूरा असर जो होता है पूरे यूरोप में होता है, क्योंकि जो फ्रांस देश है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो इस सभी को आप जानें। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 49 है कि फ्रांस में उदारवादी क्रांतिकारियों ने जिस राजवंश को सत्ता से बेदखल कर दिया उसको क्या कहते हैं। तो सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 49 आपका है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि बुर्बो वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी आप अपने दोस्तों से भी पूछिए उनके भी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि जब आंसर पता चल जाएगा तो आपको स्कोर बताने बहुत आसानी है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए वो भी बताइए आप SST में। क्वेश्चन नंबर जो 5 पे देखते हैं कि जुलाई क्रांति के फलस्वरूप बेल्जियम किस साम्राज्य से अलग हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है यानी कि 50, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं कि 51 क्वेश्चन है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए कौन सा अंग्रेज कवि युद्ध लड़ने गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड बायरन। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है कि यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किस स्वतंत्रता संग्राम से हुआ। तो क्वेश्चन जो 52 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यानी क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53 क्वेश्चन है कि कुस्तुनतुनिया की संधि के माध्यम से किस देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनान। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर आपका पैसेज यानी कि पैराग्राफ आ गया, आप इसको भी पढ़ लेंगे और सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है कि लेबनान में संसद के अध्यक्ष का पद किस समुदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 54 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि शिया मुसलमान के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, लेबनान में उप प्रधानमंत्री का पद किस समुदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ऑर्थोडॉक्स ईसाई के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 56 है, इसका राइट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 56 है कि लेबनान में प्रधानमंत्री का पद किस समुदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि लेबनान में प्रधानमंत्री का जो पद है किस समुदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुन्नी मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर जो आपका 57 दे रहा है कि लेबनान में राष्ट्रपति का जो पद है किस समुदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया था। तो इस क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मेरोनाइट पंथ का कैथोलिक ईसाई। क्वेश्चन नंबर 58 को देख रहे हैं कि लेबनान के समझौते में क्या निश्चित किया गया। तो 58 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा कि लेबनान की व्यवस्था ठीक है क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह विभिन्न समुदायों को सत्ता में भागीदारी प्रदान करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि सेक्शन डी से पूछा गया है कि प्रश्न पत्र के अंतिम पृष्ठ पर संलग्न जो मानचित्र है, इसमें जो रेखांकन यानी जो चिन्हित किया गया है, इसमें जानकारी के आधार पर आपको क्या पहचान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में देखा कि राजनीतिक मानचित्र ए से एक बांध यानी कि इसमें ए और बी दे रखा है, आपको इसकी पहचान करना है। तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं एक बार। तो मैप आप देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है और यहाँ पर बी दे रखा है, तो आपको क्या यहाँ पर चिन्हित करना है। चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 में आपसे पूछा जा रहा है कि राजनीतिक मानचित्र ए में एक बांध को दर्शाया गया है और इसकी पहचान करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वो जो चिन्हित किया गया है वो गुजरात राज्य में है, सरदार सरोवर। क्वेश्चन नंबर 61 यानी 61 को देख रहे हैं कि मानचित्र बी पे जो दिया गया है चाय के एक उत्पादक राज्य है, इसको आपको क्या करना, दर्शाना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन हो जाएगा वो असम का है। और प्यार बच्चों, नीचे दिया गया जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं यानी जिनको देखने में थोड़ी समस्या होती है उनके लिए, तो 62 क्वेश्चन उनके लिए कि उस बांध का नाम बताइए जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो इन बच्चों के लिए जो ऑप्शन सही है ये ए है, सरदार सरोवर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हरियाणा की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो ये क्या है आपका, आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ए यानी कि गेहूँ। तो प्यारे बच्चों, ये थी आंसर की यानी कि आज के मॉर्निंग शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर 60 का ये उसका था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि जिससे उनको भी पता चल सके उनका कितना स्कोर हो रहा है। तो आप आपस में पूछेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी अब प्री बोर्ड यानी कि प्री बोर्ड आपका हो चुका है, मिड टर्म जो है आप इसकी तैयारी सही प्रकार से हो सके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाया जाएगा। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।